मेरा नाम रुचि है और मैं 23 साल की खूबसूरत जवान लड़की हूँ। मोहल्ले में सबसे खूबसूरत लड़की थी। मेरी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैले हुए थे। मेरे अलावा मेरे घर में मेरे माँ बाप और एक छोटी बहन है। हम दोनों बहनें ही बहुत खूबसूरत हैं क्योंकि हम दोनों अपनी माँ पर गए हैं। मेरी माँ भी अपने ज़माने में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। अब तो हालात और उम्र ने उन्हें उनके हुस्न को धुंधला कर दिया है, लेकिन दूसरी औरतों के मुकाबले मेरी माँ आप भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। मैं 12वीं तक की पढ़ाई करके अब पेपर देकर घर पर आराम कर रही थी। मुझे बचपन से शादी करने का बहुत शौक था, पढ़ाई करने का नहीं। शादी करके बहुत सारे नए नए कपड़े, जूते और बहुत सारी दूसरी चीज़ मिलती है, इसलिए मैं हर समय शादी के सपने सजाए रखती थी। जबकि कोई भी मुझसे पूछता कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो मैं यही कहती थी मुझे तो बस दुल्हन बनना है। मेरा जवाब सुनकर सामने वाले भी हंसते थे, जबकि तब मुझे इन बातों का अहमियत पता ही नहीं था। मैंने तो ऐसे ही कह देती थी। पापा की अपनी दुकान थी, मेन बाजार में ग्रोसरी की दुकान थी। उनकी दुकान खूब चलती थी क्योंकि पापा की दुकान मेन मार्केट में थी। मेरी बहन अभी 8वीं क्लास में, तो उसका नाम मीना है। हम दोनों बहनें बहुत अच्छी दोस्ती है, एक दूसरे की चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ अपने कपड़े भी शेयर करते हैं। घर में हर समय सुकून ही सुकून था। मम्मी पापा हमें देख कर जीते थे। हल्का सा क्यों नहीं, बेटे थी, भगवान की तरफ से मिला ही नहीं, तो फिर हम बेटियों की ही सबर करके बैठ गए। हमें ही बहुत अच्छी परवरिश देने लगे। मैं 12th तक की पढ़ाई करके घर पर ही रहती थी। हर वक्त अपनी माँ का सिर खाती थी। मम्मी भी मुझे किचन में कामों में लगाना चाहती थी। कहती थी सारी जिंदगी यही हुनर काम आता है। जिस औरत को हंडी रोटी ना आती, घर में उसका होना ना होना एक बराबर। इसलिए मम्मी मुझे रोज कोई ना कोई चीज़ सिखाने के लिए किचन में घुसा देती थी, क्योंकि कभी कभी मैं शौक से सीखी, कभी बस यूं ही माँ की खातिर खड़ी हो गई। जब मेरी माँ मेरी दिलचस्पी महसूस ना करती तो कहती, रुचि देखो, कोई भी काम शौक से करो तभी समझ आते, वरना बात सर के ऊपर जाती है। मैंने माँ को कहा जब सर पर पड़ेगी तो खुद ही चल जाएगा। मेरी बात सुन मेरी माँ मुस्कुरा देती। उन्हीं दिनों मेरी माँ की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। अच्छी भली थी, लेकिन न जाने क्या हुआ, एक दिन यूं ही बैठे बैठे बेहोश होकर गिर गई। हमारे तो हाथ पैर फूल गए, हम दोनों रोने लगे। फिर जल्दी से पापा को फ़ोन कर दिया। मम्मी के बारे में बताया तो पापा भी भागे भागे चले और मम्मी को फ़ौरन उठाकर अस्पताल ले गए। पीछे पीछे हम दोनों बहनें भी चलने लगी, लेकिन पापा ने मना कर दिया। हमें समझाया कि तुम परेशान हो जाओगी। पापा मम्मी को लेकर चले गए। हम जान सूली पर अटकी हुई थी, बार बार रोना आ रहा था। मम्मी को इस तरह बेहोश होना हमें चिंता में डाल गया था। पापा को गए हुए काफ़ी देर हो गया था। अभी तक पापा के ना ने हमें फ़ोन करके मम्मी की हालत के बारे में बताया, ना ही वह घर आए। पापा को फ़ोन मिलाया तो बंद जा रहा था और अब समय नहीं हुआ था। मैंने दुकान पर फ़ोन करके पता किया। दुकान पर एक लड़के ने उठाया जिसका नाम कमल था। कमल पापा के पास लगभग 6 महीने से नौकरी पर आया था। देखने में अच्छा खासा हैंडसम, पढ़ा लिखा लगता था। पापा ने बहुत कम उम्र उस समय में उसे विश्वास करके शुरू कर दिया था। अक्सर पापा को जब बाहर कहीं जाना होता, कमल ही सारी दुकान को संभालता। पापा उसे बंद अपने बेटे की तरह समझते थे। कमल भी घर का सौदा वगैरह भिजवाया करते थे। कमल ने फ़ोन उठाते मैंने उससे पूछा, कमल क्या पापा दुकान पर आ गए हैं? तुम्हारा कोई उनसे कांटेक्ट हुआ? अभी तक पापा का कोई फ़ोन नहीं आया। मैं परेशानी से पूछ तो उसने कहने लगा, अब तक तो अंकल जी का फ़ोन नहीं आया। मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ, आप चिंता मत करें। इसने मुझे तसल्ली देकर फ़ोन रख दिया, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी मुझे बैठने नहीं दे रही थी। बार बार मम्मी का ख्याल आ रहा था और लगभग 5 घंटे के इंतजार के बाद पापा और मम्मी को देखकर मैं भगवान का धन्यवाद किया और भागकर अपनी माँ से गले लग गई और रोने लगी। आपने तो मुझे डरा कर रख दिया। अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने एक ही साथ कई सवाल कर डाले तो पापा कहने लगे, बेटा पहले तुम सही से माँ को बैठने तो दो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जल्दी से अपनी माँ का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाया तो मम्मी बैठकर ऐसी गहरी सांस लेने लगी जैसे बहुत थक गई हूँ। मैंने पापा से पूछा क्या हुआ मम्मी को? डॉक्टर ने क्या कहा? तो कहने लगे तुम्हारी माँ का बीपी बहुत ज़्यादा लो गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर गई थी। डॉक्टर ने निडी लगाई है और साथ ही उन्हें ताकत की दवाई दी है। तुम्हारी माँ में खून की कमी बहुत है, वो बहुत कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से वो ये बेहोश हो गई हैं। उन्हें खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, दवाई भी इनको समय पर देती रहना। मैं ज़रा दुकान पर होकर आता हूँ, देखो तो ज़रा कमल क्या कर रहा है। पापा के हाथ में दवाई लेकर मम्मी के कमरे में रख दी। मम्मी वहीं सोफे पर लेट गई जैसे बहुत थक गई। और फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आपको कुछ खाना है? मैं आपके लिए कुछ बना दूं? मम्मी ने सिर्फ चाय मांगी थी, लेकिन मैंने खुद ही मम्मी के लिए 2 अंडे भी उबाल कर दे दिए, उन्हें चाय के साथ दिए। फिर मम्मी के रात के खाने के लिए पूछने लगी। मेरी मम्मी परेशानी के ख्याल में मम्मी कहने लगी, तुम रहने दो, मैं खुद ही उठकर बना लूँगी। लेकिन मैंने मम्मी को मना कर दिया और कहा कि अभी कुछ दिन आराम करो और घर की बिल्कुल चिंता ना करें। फिर मैंने दाल चावल बनाने का फैसला कर लिया, क्योंकि एक तो यह सबका शौक से खा लेते और दूसरा बहुत जल्दी बन जाता है। मम्मी चाय पीकर सो गई, जबकि मीना मम्मी के पास ही बैठकर उनके पाँव दबाने लगी। आज मम्मी की तबीयत को जो झटका दिया, जिंदगी में ऐसा मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ही कोई अपना प्यारा दूर जा रहा हो, किसी का हाथ अपने हाथ से छूटता जा रहा हो।
मैंने अपने एहसास को बयां नहीं कर पा रही थी। मैं जल्दी से दाल चावल बनाया, फिर बाहर हॉल में जाकर मम्मी के पास बैठ गई। हम लोग इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ दिनों में मम्मी की तबीयत काफ़ी ठीक हो गई, दवाइयों ने असर किया और कुछ मम्मी की खुराक भी बेहतर थी, जिसकी वजह से मम्मी अब काफ़ी ठीक लग रही थी। लेकिन इन दिनों मैंने मम्मी को कोई भी काम नहीं करने दिया। मीना भी जितना हो सकता था मेरी मदद करती थी। और फिर एक दिन मम्मी मुझे मेरे पास बैठकर कहने लगी, मुझे तो पता ही नहीं चला मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, कैसे उसने जिम्मेदारी से सारा घर संभाला है। मुझे गर्व है बेटा, तुमने अपनी जिम्मेदारी को समझा। मम्मी ने प्यार से मेरा माथा चूमते हुए कहा तो मेरी आंखों में नमी आ गई। समय इसी तरह गुजरता रहा। 1 महीना गुजर चुका था। अब मेरे बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन शुरू हो गया था। लेकिन मेरा इरादा एडमिशन लेने का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कॉलेज जाऊँ, पीछे से मम्मी की तबीयत खराब हो जाए तो फिर मम्मी का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरा एडमिशन करा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि आजकल पढ़ाई का क्या महत्व, बिना पढ़ाई के आजकल कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरा एडमिशन करा दिया। मैं रेगुलर कॉलेज जाना शुरू कर दी। सुबह के समय मम्मी ने रिक्शा लगवाया हुआ था, जबकि दोपहर के समय पापा मुझे ले आते, मुझे कॉलेज ले जाते। 2 महीने हो चुके थे। मैं कोशिश करती थी कि सुबह घर के आधे से ज़्यादा काम खत्म करके जाऊँ और कॉलेज से आने के बाद कुछ देर रेस्ट करो, शाम का खाना खुद ही बना लेती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी सादा और आराम से ज़िंदगी में एक भूचाल आ जाएगा और मेरा जिससे चकरा कर रह जाऊंगी। हुआ यूँ कि उस दिन मौसम कुछ ख़राब था। मैं कॉलेज तो आई, लेकिन क्योंकि मेरे एक बहुत ज़रूरी असाइनमेंट था जिसे मैंने जमा करना था, आज उसकी आखिरी डेट थी, इसलिए अब वापसी का ख्याल दिल में परेशान हो रहा था, क्योंकि काफ़ी गहरे बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं परेशानी से कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी थी। इतनी में मुझे कमल नज़र आया। वह गेट के बाहर खड़ा था। उसने जब मुझे देखा तो इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं चली गई और जाकर उससे गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहने लगा, अंकल जी ज़रा बिजी थे, कुछ मेहमान आए हुए थे, इसी वजह से वह दुकान पर ही तो उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा। हमें जल्दी से पहुँचना होगा, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा भीग जाएंगी। उसने कहा तो मैं फ़ौरन उसके पीछे बैठ गई और बाइक तेज़ी से चलने लगी। बारिश तो हो रही थी और 2 मिनट में मैं भीग चुकी थी। कमल के साथ या किसी मर्द के साथ ऐसे बैठने का पहली चांस मुझे मिला था। मैं पूरी तरह भीग चुकी थी और कमल भी पूरी तरह से भीगा हुआ था। मेरा उसके शरीर से टच हो रहा था, जिससे मेरे अंदर अजीब सा एहसास पैदा होने लगा। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं थोड़ा थोड़ा पीछे हट गई। मेरा दिमाग भी अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। मैं बार बार उसको हटा रही थी। मुझे खुद में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और सोच रही थी, कमल को मेरे इन विचार का पता चल गया है तो मेरे बारे में क्या सोचेगी। इतने में स्पीड ब्रेकर आया और एक जोरदार झटका लगा। मैं कमल के साथ लग गई। कमल को कंफ्यूज था। मुझे बाइक के साइड में मिरर से देख रहा था। उसने भी बाइक आगे बढ़ा ली, लेकिन 1-2 बार उसने भी मुझे मिरर में देखा। मैं दोबारा महसूस भी किया, लेकिन इग्नोर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि आज सफ़र बहुत लंबा हो गया। कमल मुझे घर ले आया। मैं जल्दी से उतरी। सारे कपड़े शरीर से चिपक गए थे। मैंने धीरे से शब्दों में कमल का धन्यवाद किया और तेज़ी से अंदर आ गई। दिल की दुनिया में अजीब सा बदलाव आ गया था। मैं उस समय अपने दिल के शोर से भी घबरा रही थी। बार बार रिपीट करंट जैसे एक शरीर में दौड़ रहा था। कांप जाती थी। बार बार कमल का ख्याल दिमाग में आ रहा था। कमल एक अच्छा हैंडसम लड़का था। पहनने ओढ़ने का तरीका आता था, खूबसूरत भी लगता था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वह इस तरह मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो जाएगा। हालांकि इससे पहले भी मेरी कई बार उससे मुलाकात हो चुकी थी, जब वो घर पर कुछ सामान वगैरह देने आता था। लेकिन इससे पहले मेरे दिल का धड़कन यूँ बेताब नहीं होती। मैंने खुद को डांट कर यादों से अपना पीछा छोड़ा और अपने कामों में बिजी हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह तो शुरुआत है। रात को भी जब मैं काम से फ्री होकर बिस्तर पर सोने लेटती तो कमल का ख्याल एकदम से मेरे दिमाग में आ जाता। उससे साथ बाइक पर बैठे हुए पल जो साथ मेरे दिमाग में सब मुझे दोबारा महसूस होने लगता। मैं परेशान होकर बैठ न जाने दिल की हालत कैसे इतनी बदल सी गई। उसे सोचकर मुझे लगता था कि उसका ख्याल मेरे दिल को गुदगुदा रहा है। और अब तो अक्सर ऐसा होने लगा। पापा बिजी होते तो कमल को लेने के लिए भेज देते। कमल कोई बातचीत नहीं करता, बस खामोशी से मुझे ले आकर घर छोड़ देता। धीरे धीरे आंखों जैसे एक दूसरे से जज्बात समझ गए। तब हमारी बातचीत भी शुरू हो गई। हम एक दूसरे से बातें करने लगे। फिर एक दूसरे के साथ इतनी दोस्ती हो गई कि रास्ते में कहीं रुककर कभी आइसक्रीम खाते तो कभी बैठकर बातें होती। कमल अब अक्सर मुझे कॉलेज लेने के लिए आने लगा था। कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार मैं अपनी क्लास छोड़कर कमल के साथ चली जाती, एक बाहर कहीं बैठ जाती। लेकिन एक दिन हम इसी तरह पार्क पे बैठे हुए थे। वहाँ पर पुलिस आ गए और हम सब लड़कियों को पार्क से निकाल दिया। मुझे उस समय बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने सोचा दोबारा इस तरह पार्क में कभी जाकर नहीं बैठूंगी और कमल को भी मना कर दिया। लेकिन हम दोनों के दिल की बेकरारी थी। दोनों एक दूसरे के बगैर दिल नहीं लग रहा था। फिर एक दिन कमल ने कहा कि फिर हम ऐसा करते हैं कि कल मेरे दोस्त के घर चलते हैं। उसकी माँ दूसरे शहर गई हैं, घर पर कोई भी नहीं है। हम कुछ देर आराम से बैठकर बातें करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। पहले तो मैं झिझक गई, लेकिन मैंने कहा ठीक है, तुम चाबी ले लेना, हम कल चलेंगे। मैंने बिना सोचे समझे कमल के साथ जाने के लिए हामी भर दी। अच्छे से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी। मम्मी ने पूछा क्या बात है, आज तुम इतना तैयार होकर कॉलेज क्यों जा रही हो, क्या कोई फंक्शन है?
तो मैंने बहाना बना दिया, हाँ मम्मी कॉलेज में एक डिबेट शो में उसमें हिस्सा लिया, इसी वजह से मैं थोड़ा सा तैयार होकर जा रही हूँ। नजर चुराते अपनी माँ से कहा। माँ ने हाँ में सर हिला दिया। मुझे दिल में थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने अपनी माँ से झूठ बोला, लेकिन क्या कहती हूँ, कहावत याद आ गई कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। इतना तो झूठ चलता है। बाहर रिक्शा वाला वेट कर रहा था, मैं जल्दी से बैठ गई और कॉलेज के सामने उतर गई, लेकिन कॉलेज जाने की वजह एक तरफ खड़ी हो गई। रिक्शा वाला जब आगे बढ़ गया तो इतनी देर में कमल आ गया। कमल के साथ बाइक पर बैठी उसके दोस्त के घर चली गई। उसके घर पर कोई भी नहीं था, छोटा सा कमरा 2 मकान का था। हम एक कमरे पर जाकर बैठ गए। यहाँ पर आते मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरी धड़कनों का शोर इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मुझे अभी अकेले घर में डर सा महसूस होने लगा। बातों बातों मैंने कमल के ऐसा हाथ पकड़ लिया, फिर हाथ पकड़ने से लेकर बात इतनी बढ़ गई, निकल गई कि सही और गलत का अंतर ही मिट गया। हम दोनों के बीच कुछ भी पर्दा नहीं, अब दोनों एक दूसरे की बाहों में समा चुके थे। पहला पहला मिलन था, फिर कहाँ सही है गलत, इस बात का कुछ तूफान थमा। हम दोनों एक दूसरे से नजर चुराए बैठे थे। कमल शर्मिंदा सा था और कह रहा था मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन ना जाने कैसे बहक गया। लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि मैं भी तो उसमें बराबर की जिम्मेदार थी। मैंने भी तो रोकने की कोशिश नहीं की, मैंने भी उसका तो भरपूर साथ दिया। मैं फ़ौरन से उठी, उससे कहा कि मुझे घर छोड़ दे, लेकिन उसकी तो जान पर बन गई। कहने लगा तुम मुझसे नाराज़ हो गई। मैंने उससे कहा नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन अभी तो कोई बात नहीं करना चाहती, बस मुझे घर छोड़ दे। इतनी खामोशी से मुझे घर से सामने उतारा, कुछ देर देखता रहा और चला गया। मैं भी मरे मरे कदमों से घर आ गई। मम्मी सामने मौजूद थी, मुझे देखा, कहने लगी क्या हुआ रुचि, आज तुम इतना जल्दी आ गई। मैं भी अब घड़ी की तरफ देखा तो ख्याल आया आज तो बहुत जल्दी आ गई। मैंने तबीयत खराब का बहाना बना दिया। मम्मी ने कहा कैसे अचानक तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा बस शायद बीपी लो हो गई है, बस इसलिए मैं घबरा गई। मम्मी ने मुझे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया और आकर मैं अपने बिस्तर पर ऐसे ढेर हो गई जिससे सदियों का सफ़र करके तय करके आई हूँ। इस बात के बाद अब मुझे अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगी। मुझे खुद से शर्म आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। मुझे सोच कर डर लग रहा था कि अगर मम्मी पापा को इस बात का पता चल जाएगा तो क्या करूँगी। मैं सही मायने में परेशान हो चुकी थी। इस परेशानी से मुझे कहीं भी टिकने नहीं दे रही थी। मैं अपने कमरे में टहलती रही, सोच कर खुद को परेशान करती रही। अगले दिन मैं कॉलेज से छुट्टी कर ली, क्योंकि टेंशन की वजह से मुझे बुखार हो गया था। मेरी तबीयत कल ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं कॉलेज नहीं गई। कमल के साथ ही मेरा कोई बात नहीं हो रही थी। 2-3 दिन मुझे तबीयत ठीक होने में लग गई, जिसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं जा रही थी। 3 दिन मैं कॉलेज जाना शुरू की। उस दिन के बाद कमल मुझे मिला ही नहीं। हालांकि मैंने उससे इंतज़ार में कमल आएगा, मुझे सॉरी कहेगा, मैं उससे कहूँगी अब जल्द ही जल्द अपने घर वालों को बता, मेरे घर भेजो, हम शादी कर लेते हैं। लेकिन कमल का पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। मुझे उसकी तरफ से परेशानी हो रही थी, कहीं कुछ हो तो नहीं गया हो, इतने दिनों से गायब है। इसलिए एक दिन मैंने बातों बातों में पापा से पूछ लिया कि पापा आजकल आपकी दुकान पर काम करने वाला लड़का कमल नहीं नजर आ रहा, किधर गया। पापा कहने लगे उसने मैंने निकाल दिया, उसने मेरे बहुत नुकसान किया, उसने मेरी दुकान पे चोरी की, काफ़ी पैसे मेरे गायब किए हैं, मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। अब तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया उसे मेरे दुकान छोड़े हुए। पापा के गुस्से से मुझे बताते हुए कहा, मैं तो जैसे सुनकर सुन्न रह गई। इसका मतलब कि कमल तब से ही गायब है, उसने मुझे धोखा दिया और मुझे बीच में रास्ते में अकेला छोड़ दिया। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मुझे यह सोच सोच कर के खुद की नज़रों में गिरने लगी। मैं एक ऐसे इंसान को अपना सब कुछ सौंप दिया जो धोखेबाज था, चोर था, फ्रॉड था। इस दौरान मेरी माँ की तबीयत एक बार फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे हाथ पैर फूल गए। माँ को इस बार 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मेरी माँ को अब हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने के लिए कह दिया था। अब बीमारी के साथ साथ मेरी माँ ने एक जिद पकड़ ली थी कि मुझे रुचि की शादी करनी है। मैं अपना जिंदा रहते उसे घर कर देना चाहती हूँ। फिर पापा भी मेरी माँ की जिद के आगे हार मान चुके थे। मैं चुपचाप खामोश तमाशाई बनी अपनी किस्मत का फैसला करते देखती रही। इस दौरान मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और खुद अपनी ज़िंदगी इस कदर परेशान हो गई थी कि मैं खुदकुशी कर लेना चाहती थी, मर जाना चाहती थी। लेकिन किस्मत को शायद कहाँ जाने एक रिश्ता ही ढूंढ लिया और माँ फटाफट रिश्ता तय भी कर दिया। पहले तो मम्मी की जिद थी कि अभी सिर्फ रिश्ता तय करेंगे और मेरे बीकॉम फाइनल हो जाएगा, उसके बाद मेरी शादी करेंगे। लेकिन पता नहीं कुछ दिनों में मेरी माँ ने कहाँ से 8 दिन के अंदर मुझे शादी करनी है। रुचि की मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज हूँ कल ना रहूँ। वह अपने घर की हो जाएगी तो मैं सुकून से मर सकूँगी। अपनी माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई और मैंने खुद को हालत के ऊपर छोड़ दिया। कमल मेरी माँ की सहेली का बेटा था, सालों के मिलता जुलता नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक से अस्पताल में एक दूसरे से टकरा कर फिर रिश्ते की शुरुआत और बैंक में नौकरी करता, अच्छा खासा कमा लेता था। लेकिन उम्र मुझसे 15 साल बड़ा था। 21 साल की
उससे कबीर 36 साल का था और तलाकशुदा भी था। उसकी पहली पत्नी उसे तलाक देकर चली गई थी। जब मैंने इस रिश्ते के बारे में सुना तो मेरे दिल को एक धक्का सा लगा कि मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते को कंफर्म कैसे कर सकते, क्या मैं उनके लिए बोझ हूँ। लेकिन मैं अभी भी कुछ कहने की हालत में नहीं थी। जो खबर मुझे सुनने को मिली थी कि कमल का अंश मेरे पेट में पल रहा है, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं भी चाहती थी कि जल्दी जल्दी मेरी शादी हो जाए, मेरे बेटे पेट में पलने वाले बच्चे का बाप का नाम मिल जाए। मेरी प्रेगनेंसी का 1 महीना हो चुका था, दूसरा महीना लग चुका था। पापा को यह रिश्ता हर तरह से ठीक लग रहा था क्योंकि माँ और बेटा भी थे, घर में और कोई भी नहीं था। मैंने मना भी नहीं किया, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। तो माँ की तबीयत को देखते हुए पापा ने जल्दबाजी में फैसला कर लिया और फिर जल्दी जल्दी मेरी शादी की तारीख भी रख दी गई। सोच कर चुप हो गई क्योंकि कुदरत की तरफ से था, मेरे लिए फैसला ठीक था। 1 हफ्ते बाद मैं दुल्हन बनकर कबीर के घर आ गई। मेरी माँ मेरी विदाई के समय बहुत रोई। मुझे खुद भी रोना आ गया था क्योंकि यूँ अचानक मेरी शादी कर देना माँ को भी ऐसा गवारा नहीं था। लेकिन अपनी तबीयत को देखते हुए मेरी माँ शादी करने को मजबूर थी। मैं दुल्हन बनकर कबीर के घर बैठी हुई थी। अब मुझे अभी विदा हुए यहाँ आए कुछ ही देर हुआ था, मुझे मोहल्ले की एक औरत मिलने के लिए आ गई। अनजान घर था, अनजान लोग थे, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। फिर एक बात उम्मीद नहीं थी, अगर यह बात यहाँ किसी को पता चल जाती तो न जाने क्या होता। इतनी देर के मोहल्ले में एक औरत यह बात कह दी कि आप सरिता खुद ही अपनी बहू को चेक करके और फिर बताएगी वो बहू खुशी देने वाली है नहीं। उस औरत की बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। अब मुझे परेशानी से होगी, उसकी तरफ देखा, फिर सर झुका लिया। मुझे डर था कि कहीं मेरा राज आज मेरे सास के सामने न खुल जाए। मुझे बहुत घबराहट होने लगी और मैं अपने साथ से मुझे इन कपड़ों से घबराहट हो रही थी। मुझे कुछ देर आराम करना चाहती, मेरे अंदर कमरे ले गए और जब मेरी सास मुझे अंदर कमरे में ले जाए तो उन्होंने मुझे एक्सरे मशीन की तरफ देखा। कमरे से बाहर आकर मैं बहुत बेचैन रही। मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेरे सास को मेरा राज ना पता चल जाए। मैं बार बार अपने हाथों से अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। कबीर की उम्र वैसे तो 36 साल की थी, लेकिन दिखने में काफ़ी हैंडसम लचीला मर्द था। कबीर को तो मैं उस दिन अपने दिल का निकाल दिया था। कमल को जब मुझे पता चला था कि मुझे धोखा देकर भाग गया, मुझे उससे दिन नफरत हो गई थी। जब कबीर के साथ शादी के साथ फेरे ले तो मैं खुद को वादा किया कि अब आगे की ज़िंदगी में कबीर के साथ वफादार रहूँगी, उसके साथ कोई धोखा नहीं करूँगी। आज कबीर मेरे सामने बैठा था, मुझे मुँह दिखाई मैं अंगूठी पहना रहा था। मैंने सच्चे दिल से कबीर को अपना लिया था। आज ही की रात मेरी खुशी भरी रात थी। कबीर मजबूत भाव में मैं कमल के दिए दुखों को भूल गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो सास आशीर्वाद लेने के 7 बजे कमरे में गई और फिर आशीर्वाद लेने के बाद मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम बैठो, मैं तुम्हें चेक करना। मैं जरा परेशानी पर नजर से उनकी तरफ देखा, कुछ कहते कहते चुप कर गई, लेकिन फिर एक तरफ बैठ गई। मेरी सास ने मुझे चेक किया और चुप रह गई, कुछ ना बोली। सास के रवैया का मुझे समझ नहीं आया, उन्हें पता नहीं चला या फिर वो बताना नहीं चाहती। लेकिन मैं अंदर से रिलैक्स हो गई, रूठ कर अपने कमरे के आगे मेरे दिल को बेचैनी लगी थी। जब यह खत्म हो गई थी, कबीर अभी सो रहा था, लेकिन मेरी दोबारा आंख लग गई क्योंकि आज मुंह दिखाई की रस्म थी। क्योंकि कल विदाई लेट हुई थी तो कल मुंह दिखाई की रस्म नहीं हो गई थी। मेरी सास मुझे देखकर खुश थी और मैं भी खुश थी। मैं उन्हें यही सब जाहिर किया कि मैं बहुत खुश। और सच बात है कि कबीर बहुत ही अच्छा नरम इंसान था। मुझे खुद पर ही अफसोस हो रहा था कि आखिर मैं क्यों कमल के साथ संबंध बनाए और अपनी इज्जत पर दाग लगा दिया। अब मैं इस बात से सुकून से थी, मेरे सास से मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अगर उन्हें पता चल जाता तो कबीर को भी पता चल जाता, फिर आगे मेरे साथ क्या होता सोच के मेरी आत्मा कांप उठी। कबीर मुझे बाहर खाने खिलाने के लिए ले गए। हम बड़े अच्छे खुश होकर मोड़ से खाना खाकर वापस आ गए। मेरी सास अभी तक मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे चाय बनाने के लिए कहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि एक दिन को दुल्हन को काम करने के लिए बोलने, लेकिन मैं सोचकर चुप हो गई कि वो बीमार हूँ कि आराम करने की ज़रूरत है। जल्दी से 3-4 कप चाय बनाई और आकर बैठकर बातें करने लगी। कबीर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। मैंने भी बर्तन रखकर कमरे में आ गई। अभी मेरी आंख लगी थी, कुछ ही देर गुजारी थी, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे उठा रहा है। मैं एकदम से आंखें खोली तो देखा हैरान रह गई, मेरी सास मुझे अपने हाथों से लाकर उठा रही है, मुझे बाहर आने के लिए कह रही। मैं परेशान हो गई, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। अपनी सास के साथ उनके कमरे में आई। मेरा सास कहने लगी, देखो रुचि, 30 साल का तजुर्बा और मैं एक औरत की चाल ढाल देकर पहचान जाती हूँ। मैं तुमसे यही पूछूंगी कि किसका गुनाह है या तुमने किससे मुँह काला किया, लेकिन मैं तुमसे यह जरूर कहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके तुम कबीर को सच्चाई के बारे में बता दो, वरना जब तुम्हें उसको खुद पता चलेगा तो बहुत नाराज होगा, बहुत गुस्सा करेगा और शायद कोई गलत कदम उठा ले। इसलिए भलाई सी में कि तुम उससे पहले ही सब कुछ बता दो। मैं शायद औरत होने के नाते तुम्हारे इस पाप का पर्दा डाल देती और तुम्हारी कोख में पलने वाले बच्चे को अपने बेटे का नाम दे देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मजबूर हूँ, क्योंकि मेरा बेटा नामर्द हो, कभी बाप नहीं बन सकता। और जब उसे पता चलेगा कि तुम उम्मीद से हो, उसे पता चल जाएगा कि बच्चे की उसका नहीं
नहीं है तो वो बाप नहीं बन सकते, इसलिए उसकी पहली पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई है। उस दिन तुम्हारी माँ से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मुझे तुम्हारी माँ का दया आ गया, जिससे बीमार जूझ रही थी, जिसकी वजह से मौत को कोई भरोसा नहीं था। इसलिए मैंने अपनी बेटी की सच्चाई तुम्हारी माँ को बता दिया था जब तुम्हारी माँ ने रिश्ता स्वीकार कर लिया था। मैं कबीर को यही नहीं बताता कि लड़की जब सच्चाई जानते हुए भी रिश्ते के लिए राजी है, वरना वो शादी करने के लिए कभी नहीं मानता। इसलिए तो मेरी गलती समझ सकती हूँ, इस बात के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे साथ में जब मेरे शब्द कहते हो तो मैं हक्का बक्का से रह गई। कुछ देर तक मुझे कुछ बोल नहीं पाई और मैं अपना सर झुका कर रह गई। मुझे अपनी माँ की भी हैरत रहे कि सब कुछ एक नामर्द के साथ मेरी शादी करता है। जब उसे पता चलेगा तो उम्मीद से उसे पता चल जाएगा बच्चा उसका नहीं है तो वह बाप नहीं बन सकते, इसलिए उसकी पहली पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। उस दिन तुम्हारी माँ से मेरी मुलाकात हुई, जो उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे तुम्हारी माँ पर दया आ गई, जिससे बीमार जूझ रही थी, उनकी ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं था। इसलिए मैंने अपनी बेटी की सच्चाई तुम्हारी माँ को बता दिया। जब तुम्हारी माँ का रिश्ता स्वीकार कर लिया था तो मैं कबीर को यही बताता कि लड़की जब अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, क्या करूं मैं अपनी आंखों में मुंदे अपने चुपचाप उठकर अपने कमरे में आकर बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं खुद को बेगुनाह कैसे साबित करूं, मैं कैसे इस बात को इनकार करूं। सब जज्बात के बहकावे में आकर हो गया तो मुझे अब यह सच बताना ही था। अगर मेरे सास को यह पता चल गया है तो जाहिर सी बात है कबीर को भी जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। सोचकर मुझे डर लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कबीर को सबके बारे में कैसे बताऊं। सारी रात ऐसे ही कट गई। सुबह जब कबीर सोकर उठा, मुझे इस तरह बैठे देखा, कहने लगा, रुचि क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो मैं रोने लगी और एकदम से फिर न जाने कैसे रोते रोते मैंने कबीर को सब कुछ सच बता दिया। कबीर से कहा, कबीर मेरा पाप बहुत बड़ा है, लेकिन यह सब जज्बात के बहकावे में आकर हो गया था। एक पल था जो मेरे ऊपर हावी हो गया था। मैं तो कमल के साथ सच्ची मोहब्बत करती, उसके साथ शादी करना चाहती। मैं नहीं जानती तो मुझे बीच में छोड़कर चला जाएगा। आखिर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अगर आपका दिल बड़ा करके अब मुझे माफ़ कर देंगे, भगवान भी आपको बहुत बड़ा दिल देना, वरना आप जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं आखिर में कबीर के सर पर फैसला डाल दिया। मेरी बात सुनकर करीब चुप हो गया। सब एक ही शब्द बोले बिना उठकर खामोशी से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं फुट कर रोने लगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि कबीर का फैसला क्या होगा, इसलिए मैं चुपचाप अपनी चीज़ समेटी एक बैग में डालकर बाहर आ गई। कबीर ने जब बैग मेरे हाथ में देखा कुछ नहीं कहा। मुझे कबीर के फैसले का अंदाजा था। मैं अपनी माँ के घर चली आई। मेरी माँ जब यूँ मुझे अकेले बैग पर आते देखा तो समझ गई। उस समय तो मुझसे कुछ देर बाद मेरे कमरे में आई, मुझे पूछने लगी, मैं जानती थी कि तुम यहाँ क्यों आई हो? पहले दिन से मैं जानती थी बेटी के हर हरकतों पर माँ की नज़र होती है। मैं इसलिए तो तुमसे शादी जल्दबाजी कराई ताकि समय रहती हाथों से ना निकल जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि समय अब हाथों से निकल चुका है। मैंने तो जो अपनी माँ की तरफ देखा और हैरत से पूछा कि आपको मालूम था? मम्मी कहने लगी, हाँ मुझे सब मालूम था, क्योंकि मैं तुम्हारे पास डॉक्टर की रिपोर्ट देखी थी, मुझे सब पता था। मैं तुम्हें बाप से कहकर जल्दी तुम्हारी शादी करवा दी। मम्मी ने थके थके आवाज़ में कहा और चुप कर गई। तुम्हारी सास मेरे बचपन की सहेली हैं। जब उन्हें अपने बेटे कबीर के बारे में बताया तो मुझे कबीर सच्चा कोई लड़का लगा ही नहीं, क्योंकि वह कभी बाप नहीं बन सकता। तुम्हारे अपने पेट में नाजायज बच्चा पल रहा था। मैंने सोचा दोनों की शादी करवा देती। हालांकि मैंने तुम्हारी सास को भी सच्चाई बता दी थी, उन्हें समझाया था कि जिससे आपके बेटे को बच्चा मिल जाएगा मेरी बेटी की इज्जत रह जाएगी। तुम्हारी सास ने भी कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया था। मैं हैरान थी अपनी माँ की बातें सुनकर, यानी मेरी इस हालत मेरी सास को भी पहले से खबर था। मेरी माँ कहने लगी कि तुम्हारी सास ने कहा था कि अभी दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं, बाद में कबीर को किसी तरह से समझा लूंगी और वह बच्चों को अपना लेगा। मैं बिल्कुल चुप्पी, मेरे पास कहने को कुछ ना था मेरी। फिर माँ कहने लगी, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि किसका बच्चा, लेकिन मैं तुमसे यह बात जरूर कहूंगी कि तुमने मेरा मान गुरूर तोड़ दिया है। तुमने मेरा सर शर्मिंदगी से झुका दिया, मेरे परवरिश पर उंगली उठा दी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी माँ कहकर बाहर उठकर चली गई। मैं फुट कर रोने लगी। मेरे लिए तो सारी दुनिया टेढ़ी हो गई। कमल ने धोखा दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मेरे दिल से कमल के लिए बद्दुआ निकल रही थी। मुझे अपनी जिंदगी बिल्कुल बेकार लग रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मर जाऊँ। शायद मेरी गलती थी, मुझे उसकी सजा मिल रही थी। कमल ने मुझे प्यार में जाल में फंसाया, लेकिन मैंने उसके जाल में फंसी। मुझे उससे रोका नहीं। उसने मेरी जिंदगी नहीं रोकी। रोक कर सुबह हुई। फिर मैं दोबारा मेरे कमरे में नहीं आया और ना ही मेरे अंदर इतना हौसला था कि मैं खुद बाहर जाऊं। सारा दिन इस तरह मेरे कमरे पड़े निकल गए। पता नहीं क्यों मुझे कबीर का इंतजार था। मेरा ख्याल था कि शायद कबीर आएगा, लेकिन कबीर नहीं आया। अगले दिन उसी तरह गुजरा। तीसरे दिन कबीर घर आया, लेकिन उसे देखकर मैंने एकदम से जिंदगी की तरफ लौट गई। मेरी माँ का साथ बैठकर बाहर कुछ बातें कर रहा था। फिर कमरे में बेड पर आकर थके अंदाज में बैठा मुझे देखकर पूछने लगा, कैसी हो? मैंने कहा, बिल्कुल भी ठीक नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं। मैं आपको धोखा दिया, अपने माँ बाप को धोखा दिया। मैं मोहब्बत के खातिर
अपने अच्छे रिश्ते को ख़राब कर दी। मुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। मैं कहते अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा ली और रोने लगी। लेकिन कबीर कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुमने जो किया वो गलत किया। मैं तुम्हें सिर्फ यही कहूँगा कि तुम्हें अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी चाहिए थी। कभी किसी की बातों में आकर किसी के साथ कहीं चले नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। मैं तुमसे मोहब्बत करता, तुम्हें अपनाना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाना चाहता हूँ। कबीर ने कहा। तो मैंने आत्मविश्वास की तरफ देखा और कहने लगा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। उठो और घर चलो, मैं भी इंतजार कर। कबीर ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बेड से उठा लिया और मैं जल्दी से हाथों से कपड़े ठीक करी और उठकर बाहर आ गई। मम्मी को बाय कर जल्दी से कबीर के साथ घर चली गई। मम्मी खुशी खुशी विदा किया। कबीर के घर आकर जिंदगी को अच्छे अंदाज में शुरू किया। अब अगर कहीं भी मुझे इस बात का ख्याल आता था कि कबीर के साथ उसके घर वालों के साथ धोखा दिया और किसी नाजायज बच्चे को जन्म देने जा रहे हो, तो मुझे खुद से घिन महसूस होती थी। लेकिन फिर जब कबीर की तरफ देखती तो दिल को चैन आता था, क्योंकि कबीर इस बच्चे को लेकर वैसे ही था, खुश था जैसे उसका बच्चा होने वाले बच्चे कितनी तैयारी की। मैं बहुत हैरान थी। कबीर कहता, भगवान ने मुझे बच्चे का खुशी दिया है, फिर चाहे किसी भी रूप में हो। यह बच्चा मेरा होगा, मैं अपना नाम दूंगा, मुझे अपना पापा कहेगा, बुलाएगा। वह इतनी खुशी से उसके आने वाले बच्चे के बारे में प्लान करता। मैं हैरान रह, ये ख्याल आता था कि कबीर इस बच्चे को बहलाने के लिए तैयार था, इसलिए मैं बहल जाती थी। कुछ ही दिन रह गए थे मेरी डिलीवरी होने से पहले। मेरी सास मासूर थी, मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं हुई, बहुत कमजोर, इसलिए हो सकता है 7वें महीने में बच्चे की पैदाइश हो जाए। लोगों ने मेरी सास की बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि वह एक दाई थी। और फिर एक रात एक खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे का जन्म दिया। कबीर ने बच्चे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूम लिया। मुझ पर अभी भी धब्बा था और मैं बेहोश थी। मैंने कबीर का हाथ थाम लिया। मैंने कबीर से कहा, कबीर शादी को 7 महीने हो गए, लेकिन तुमने आज तक इस बच्चे के बाप के बारे में नहीं पूछा, आखिर क्यों? कबीर कहने लगा, बस करो, आज से तुम इस बात का जिक्र कभी नहीं करोगी और ना ही मेरे बेटे को किसी और का बच्चा कहोगी। यह मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा हमारा बच्चा है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसमें हम सब अच्छा होगा, एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहेंगे। और वादा करो कि मुझे ने कबीर ने अपना हाथ आगे करके मुझसे वादा लेना चाहा। मैंने आंख बंद करके उससे अब कबीर से बादल और सुकून की आंखें बंद करके मुझे विश्वास था कि आगे ज़िंदगी बहुत ही सुकून से होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।